उपचुनाव का मैदान सज गया है। अलवर से आज पर्चा दाखिल कर्ण सिंह यादव करेंगे। नामांकन से पहले रैली निकाली जाएगी और जनसभा का भी आयोजन होगा। अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद होंगे। तो उपचुनाव का मैदान सज चुका है। आपको बता दें, अलवर से आज पर्चा दाखिल किया जाएगा कर्ण सिंह यादव की ओर से, जो कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं। अलवर लोकसभा सीट के लिए नामांकन से पहले रैली भी निकाली जाएगी। जनसभा का आयोजन होगा। अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी इस दौरान मौजूद होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और चलिए, हमारे साथ संवाददाता गोवर्धन चौधरी सीधा जुड़ चुके हैं। इस खबर पर उनका रुख कर लेते हैं। गोवर्धन, चाहे बात मांडलगढ़ की हो या फिर अलवर लोकसभा सीट की, कल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं कर्ण सिंह यादव, उनकी ओर से पर्चा दाखिल किया जाएगा। और ये जो रणनीति कांग्रेस की ओर से है कि रैली की जाए, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को इकट्ठा किया जाए, अपनी शक्ति दिखाना चाहती है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए, कर्ण सिंह यादव आज 11 बजे यहां से अपने चुनाव कार्यालय से पर्चा दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हों, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, मोहन प्रकाश, ये सब इसमें मौजूद रहेंगे। यहां चुनाव कार्यालय से 11 बजे रैली रवाना होने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। वहां नेताओं के भाषण होंगे और उसके बाद सभी नेताओं के साथ वो नामांकन दाखिल करेंगे। आप देख सकते हैं, कर्ण सिंह यादव का ये चुनाव कार्यालय है जहां पर उनके समर्थक हैं वो जुटना शुरू हो चुके हैं। कर्ण सिंह यादव को कांग्रेस ने बहुत एडवांस में कैंडिडेट घोषित कर दिया था। तकरीबन दिवाली के आसपास उनको संकेत मिल गए थे कि उन्हें चुनाव लड़ना है। तो एक रणनीतिक तौर से कांग्रेस ने यहाँ पर एक राजनीतिक चाल खेली थी कि पहले बीजेपी से वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, और इसका कितना फायदा होता है ये चुनाव बताएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने कैंडिडेट यहां से पहले घोषित करके और प्रचार के मोर्चे पर आगे रहने की कोशिश जरूर की है। आज ये तमाम बड़े नेताओं का जो जमावड़ा यहां पर हो रहा है, कांग्रेस गुटबाजी दूर करने के लिए, एक एकता का संदेश देने के लिए ये प्रयास कर रही है कि सारे जो बड़े नेता हैं वो एक जाजम पर आकर के और कर्ण सिंह यादव का पर्चा दाखिल करें, ताकि जो कार्यकर्ता हैं उनमें एकजुटता का मैसेज जाए। क्योंकि आमतौर पर होता है कि चुनाव के दौरान गुटबाजी और भीतरघात के चलते कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में इस उपचुनाव में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि कोई भी फूट का संदेश जाए, और यही वजह है कि जो तमाम बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, मोहन प्रकाश, यहाँ भंवर जितेंद्र हैं, वो सब यहाँ पर रहेंगे। एक खास बात यह भी है कि कर्ण सिंह यादव का ये नाम का जो प्रपोजल है वो पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह ने किया था, और उनके प्रपोजल के बाद में उनको कैंडिडेट यहाँ से घोषित किया गया था। आज इस रैली के जरिए एक एकजुटता का संदेश कांग्रेस देना चाहेगी। हालांकि ये एकजुटता चुनाव के दौरान कितनी बनी रहती है, वो वोटों में कितना कन्वर्ट हो पाती है, ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन एक राजनीतिक तौर से बाहर एक दिखावा होता है, जनता को एक मैसेज देने का प्रयास होता है, वो कांग्रेस जरूर करती हुई दिख रही है। ये यहाँ पर डॉक्टर कर्ण सिंह यादव का चुनाव कार्यालय है, जहाँ पर अलवर के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जुटना शुरू हो गए हैं। असली जो रैली है वो 11 बजे यहाँ से शुरू होगी। वहाँ पर अशोक गहलोत, सीपी जोशी, सचिन पायलट, इनका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से रैली के तौर पर काफिला रवाना होगा कलेक्ट्रेट के लिए, और वहाँ पर सभी नेताओं के साथ में कर्ण सिंह यादव अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अलवर में मुकाबला रोचक है। अगर जातीय समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने भी जसवंत सिंह यादव को यहाँ पर मैदान में उतारा है। एक ही जाति के दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों सांसद रह चुके हैं। अब देखना होगा कि पार्टी अनुभव को, जो मतदाता है वो अनुभव को तरजीह देता है या मौजूदा मंत्री हैं उनको पसंद करता है। ये बात की बात है। लेकिन दोनों ही पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही जातीय समीकरणों के लिहाज से, अपने तैयारी के लिहाज से। हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र, अगर देखा जाए तैयारी के लिहाज से देखा जाए, जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए, तो मुकाबला काफी रोचक है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं और इस चुनाव का रुख क्या रहने वाला है अलवर में? जी, कांग्रेस ने इस बार पहली बार यादव कार्ड खेल करके बीजेपी को बैकफुट पे धकेल दिया था, और कहीं न कहीं उससे बीजेपी को काफी मंथन के बाद जो प्रत्याशी हैं, श्रम मंत्री जसवंत यादव को प्रत्याशी कल घोषित किया गया है। तो इससे कहीं न कहीं अब दो यादवों के बीच, दूसरी ओर दो यादव, एक दूसरे शब्दों में कहे दो यादव डॉक्टरों के बीच भी मुकाबला है।
तो दोनों जनता एलोपैथी डॉक्टर को चुनती है, हार्ट स्पेशलिस्ट रहे हैं डॉक्टर करण सिंह यादव, या एक आयुर्वेद डॉक्टर जो हैं उनको डॉक्टर चुनती है, प्रत्याशी जो बनाए हैं। तो दोनों डॉक्टरों के बीच भी मुकाबला है। तो मुद्दे कौन से हैं राजेंद्र, अगर अपन बात करें इश्यूज कौन से रहेंगे, क्योंकि 2-4 साल सरकार का कार्यकाल है, मोदी सरकार के कार्यकाल है, लोकल क्या मुद्दे इन चुनावों में हावी रहने वाले हैं? जी, लोकल मुद्दों की अगर बात की जाए तो अलवर में जब केंद्रीय मंत्री रहे थे जितेंद्र सिंह, उस दौरान बहुत बड़े प्रोजेक्ट, अलवर में मेट्रो का एक प्रोजेक्ट था, उसके अलावा EIC मेडिकल कॉलेज का था, और चंबल से पानी लाने का एक प्रोजेक्ट था। इस तरह के कई बड़े प्रोजेक्ट थे। आर्मी स्कूल का एक प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं भाजपा शासन में 4 साल में वो प्रोजेक्ट कहीं दूर चले गए। तो कांग्रेस की ओर से जो बीजेपी के जो 4 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो अलवर के रुके हैं, उनको कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता के बीच में जाकर के ये कह रही है कि अलवर का विकास रोकने का काम किया है भाजपा ने। तो वो एक मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा है अलवर में, वो एक छाया रह रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दोनों कांग्रेस यूपीए सरकार का कार्यकाल वर्सेस मोदी सरकार का कार्यकाल, मुद्दा इस पर भी आके टिकना है। लेकिन असली जो मुद्दा रहने वाला है वो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, ये चुनावों के दौरान हावी रहेंगे। अभी गोवर्धन, अगर अलवर लोकसभा सीट की बात हो रही है, यादव वर्सेस यादव मुकाबला यहां पर होने वाला है, तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो गई हैं। जातिगत समीकरणों की आपने यहां पर बात की, यादव वर्सेस यादव मुकाबला, यादव वोट बैंक क्या कुछ कहता है, और जो वोट बैंक है यादवों का वो दोनों ही पार्टियों में बटेगा। जाहिर सी बात है अगर जाति पर वोटिंग की जाती है तो, लेकिन अगर यादव फैक्टर से बाहर देखा जाए तो कितने प्रतिशत और जातियों के मतदाता यहां पर हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यादवों के अलावा मेव हैं, कांग्रेस के जो परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, दलित हैं और ओबीसी की जातियां हैं। ये जातीय समीकरण दोनों जो पार्टियां हैं वो बनाने के प्रयास कर रही हैं। लेकिन चुनावों के दौरान यहाँ तात्कालिक मुद्दे भी बहुत सारे हैं। दोनों सरकारों के कार्यकाल का कंपैरिजन होना है, स्थानीय मुद्दे हैं। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह रहती है कि बूथ मैनेजमेंट किस पार्टी का मजबूत रहता है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले दौरान जो मात खाई थी चुनावों के दौरान वो था बूथ मैनेजमेंट में विफल होना। जो पार्टी, जो कैंडिडेट बूथ मैनेजमेंट ढंग से कर लेगा वो वोट उतने ज्यादा पड़वा पाएगा और उसकी जीत का रास्ता तय हो जाएगा। तो सबसे जो जीत का मंत्र छिपा हुआ है वो बूथ मैनेजमेंट में छिपा हुआ है कि कौन कैंडिडेट अपना बूथ मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर पाता है और अपना वोट बैंक को बूथ तक वोट करने ले पाता है। ये असली मुद्दा भी रहेगा, क्योंकि जातीय समीकरण अपनी जगह पर है, मुद्दे अपनी जगह पर है, लेकिन पोलिंग के दिन जिसकी बूथ पर ज्यादा पकड़ होगी और वो जितनी ज्यादा वोटिंग करा पाएगा वो उम्मीदवार जीत जाएगा। फिलहाल जो विकास के मुद्दे हैं, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, वो चुनाव प्रचार के दौरान जरूर हावी रहेंगे। जी पूजा। और वहीं अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो वो कितना बड़ा फैक्टर रहने वाला है इस उपचुनाव में? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो अभी आने में स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो वहां होता है, लेकिन MP इलेक्शन में वो फैक्टर कितना काम कर पाएगा ये अभी स्पष्ट तौर से नहीं लगता। हालांकि जब सरकारें होती हैं तो जो विपक्ष में उम्मीदवार खड़ा होता है वो जरूर ये मुद्दा बनाता है, लेकिन ये मुद्दा चुनाव में जब वोट पड़ेंगे तब माना जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना यहाँ पर प्रभावी होता है। फिलहाल जो सबसे बड़ा की पॉइंट है वो बूथ मैनेजमेंट पर टिका हुआ है। मतदाताओं को बूथ तक ले जाकर वोट डालना, कितना वो वोट डलवा पाते हैं, ये बड़ा की फैक्टर रहेगा। क्योंकि बीजेपी ने पन्ना प्रमुख से शुरुआत करके और बूथ पर जिस तरह अपनी पकड़ मजबूत की है, हालांकि कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव ये अभियान शुरू करके बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के मामले में बहुत आगे हैं, क्योंकि उनके साथ में RSS का ऑर्गेनाइजेशन जुड़ता है, अपने पार्टी का कैडर जुड़ता है, जबकि कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है और यहाँ कैंडिडेट को अपना बूथ मैनेजमेंट खुद करना पड़ता है। पार्टी का जितना सहयोग बीजेपी कैंडिडेट को मिलता है वो उतना कांग्रेस के कैंडिडेट को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर कैडर नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस कैंडिडेट्स के सामने हमेशा से रही है और उनको व्यक्तिगत स्तर पर अपना बूथ मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब ये देखना है कि जो डॉक्टर करण सिंह यादव जो मशहूर सर्जन रहे हैं वो यहाँ पर मुकाबले में हावी रहते हैं, या श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव है, वो भी डॉक्टर है, बिल्कुल, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल है और आने वाले विधानसभा चुनाव का रास्ता भी इसी से ही तय होगा कि कौन सी पार्टी आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, मजबूत राज्य स्तर पर रहती है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।
तो आपको बता दें, जहां अलवर से आज करण सिंह यादव की ओर से पर्चा दाखिल किया जाएगा और नामांकन से पहले एक रैली भी निकाली जाएगी, जिसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और एक बार फिर से बात सत्ता के सेमीफाइनल की, जिसे लेकर लिस्ट जारी हो गई है। अब बारी नामांकन की है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सज गया चुनावी मैदान, बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट जारी, अब है दंगल की बारी। सत्ता का सेमीफाइनल है, तैयारी भी पूरी है, सेना तैयार है और सेनापति भी तय। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जातीय आधार पर कभी भी प्रत्याशी का चयन नहीं करता। हमने पहले भी कहा था कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता और प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बाद जो एक मत से जो नाम आएगा उसकी हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। ये कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस में तो केवल मात्र एक परिवार के द्वारा तय कर दिया जाता है प्रत्याशी, ये प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में फुल डेमोक्रेसी है। कांग्रेस पार्टी ने अलवर से डॉक्टर करण सिंह जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और अजमेर से डॉक्टर रघु शर्मा जी को और मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ जी को अपना उम्मीदवार हमने घोषित किया है। सीएम राज्य के लिए ये उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं, क्योंकि इसी साल अंत में सत्ता का फाइनल भी होने वाला है। चुनौती कांग्रेस की भी कम नहीं, क्योंकि सचिन पायलट की साख दांव पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि तीनों उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब एक नजर अजमेर लोकसभा सीट पर, वोट संख्या पर एक नजर डालते हैं। यहां कुल 18.5 लाख वोटर्स हैं। तो कुल 18.5 लाख वोटर्स हैं अजमेर लोकसभा सीट पर, जिसमें 2.5 लाख जाट वोटर्स हैं, 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स यहां पर हैं, 2.5 लाख SC/ST वोटर्स अजमेर लोकसभा सीट पर और 2 लाख वैश्य समाज के मतदाता हैं। 1.5 लाख गुर्जर मतदाता हैं, वहीं पर 1.25 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं, 1 लाख सिंधी समाज के वोटर्स हैं, वहीं पर 1 लाख रावत समाज से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स यहां पर हैं। राजपूतों की बात की जाए तो 1 लाख उन राजपूतों का वोट बैंक। वहीं मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर कुल 2,29,000 वोटर्स हैं। बात अगर मांडलगढ़ विधानसभा सीट की जाए, धाकड़ 25,000, ब्राह्मण 25,000, SC/ST मतदाता 64,000, धाकड़ 25,000 यहां पर वोटर्स हैं और कुल 2,29,000 वोटर्स मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर। बात हो रही है सत्ता के सेमीफाइनल की, जो ही दोनों ही पार्टियों के लिए है। अजमेर की अगर बात करें, बीजेपी से रामस्वरूप लांबा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी की ओर से अपने नाम पर मुहर लगने के बाद रामस्वरूप लांबा ने ईटीवी से खास बातचीत में कहा कि वो अपने पिता की बनाई राजनीतिक लाइन पर चलकर जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। रामस्वरूप से बात की हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट के निधन के बाद खाली हुई सीट पर बीजेपी ने उनके पुत्र रामस्वरूप लांबा को उम्मीदवार बनाया है। रामस्वरूप लांबा हमारे साथ हैं। लांबा साहब, बीजेपी ने आपको अजमेर से उम्मीदवार बनाया है, किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और वोट मांगेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे? माननीय जाट साहब ने अजमेर जिले के लिए और संपूर्ण राजस्थान के लिए जो विकास कार्य करवाए हैं जनता के बीच में, उन्हीं मुद्दों पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में जो भी कार्य हुए हैं राजस्थान में, विकास कार्य अजमेर में, उन्हीं मुद्दों पर रहेगा विशेष। जनता से वादे क्या रहेंगे आपके, क्योंकि
मोदी सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, ये दो इश्यू तो आप बोल रहे हैं कि रहेंगे ही। आप खुद ऐसे कौन कौन से आपके ध्यान में कोई काम है जो वादे आप करने जाएंगे जनता से? संपूर्ण अजमेर ज़िले में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए, जन समस्याओं के निराकरण के लिए जनता के बीच में जाएंगे। आप अपने पिताजी की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का दबाव भी आपके ऊपर रहेगा, जन आकांक्षाओं का दबाव भी आपके ऊपर रहेगा। किस तरह से इसको एक चैलेंज के रूप में लेंगे और एक नई लकीर खींचने का आप पे दबाव भी जरूर रहेगा? तो क्या आप अपने पिताजी की लाइन पे चलेंगे या नए जमाने के हिसाब से खुद की लाइन तय करेंगे अजमेर में? उन्हीं के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं अजमेर जिले की जनता के बीच में, उन्हीं के विकास कार्यों के आधार पर जाएंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन पे जो भी कामकाज आगे करने पड़ेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। इधर मांडलगढ़ विधानसभा से बीजेपी ने शक्ति सिंह हाड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। नामों की घोषणा के बाद शक्ति सिंह ने सबसे पहले ईटीवी से बातचीत में अपनी जीत का दावा किया। शक्ति सिंह हाड़ा से बात की ईटीवी संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और तीनों प्रत्याशियों की घोषणा भी कर ली है। मांडलगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी शक्ति सिंह हाड़ा का नाम की घोषणा होने के बाद सबसे पहले वे ईटीवी के साथ मौजूद है। शक्ति सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मांडलगढ़ से विधानसभा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं बीजेपी की ओर से। पहला रिएक्शन क्या है? सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, अशोक जी परनामी जी का, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मांडलगढ़ और भीलवाड़ा इस उपचुनाव को जीतकर भारी मतों से जीतेगी, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। क्या आपको ज़रूरतें लगती है मांडलगढ़ की कि जनता आप पे विश्वास जताए? ऐसी क्या जनता की ज़रूरतें हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो विकास के कार्य भाई कीर्ति कुमारी जी के समय हुए, वो विकास के कार्य इतने अहम और महत्वपूर्ण थे। आम जनता को उनकी ज़रूरत थी, चाहे जैतपुरा बांध का हो, चाहे एडीजे के मांडलगढ़ का हो, रिक्को बिजोलियाँ हो, इस तरीके के अनेक उन्होंने आयाम मांडलगढ़ के लिए पूरे किए और उन्हीं की बदौलत आम जनता, मांडलगढ़ की जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे पक्ष में है और मुझे पूरा विश्वास है जनता के ऊपर कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भारी मतों से जिताएगी। नामों की घोषणा से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी, किस तरह की उन्होंने निर्देश दिए हैं और आपको आपके नाम की घोषणा की जानकारी कैसे मिली? माननीय मुख्यमंत्री जी चित्तौड़गढ़ के प्रवास पर आई ये, और उस प्रवास के दौरान हमारे माइनिंग का जो एक डेलीगेशन था वो मैडम से मिलना चाहता था। माइनिंग नीति में कुछ सुधार के सुझाव उन्होंने दिए। मैडम ने पूरी तरीके से हमको आश्वस्त किया है कि जब आचार संहिता पूरी हो जाएगी उसके बाद में हम इस नीति के बारे में पुनर्विचार करके और जो आम जन को सहयोग के लिए उसके लिए पूरी तैयार नई अमेंडमेंट करके और नई नीति के लिए प्रयास करेंगे। नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे? वो 10 तारीख का है सर, 10 तारीख का दिन। जी बिल्कुल, देखिए तो बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और शक्ति सिंह हाड़ा को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं चुनाव को लेकर। ये विकास के नाम पर राजनीति करेंगे जैसा कि बीजेपी करती आई है और इनका यह दावा है कि मांडलगढ़ विधानसभा से बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, ईटीवी न्यूज, उदयपुर। जहां भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन हुआ है, सीएम राज्य आज इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल भी इस दौरान मौजूद होंगे। देश भर के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शरीक होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर में भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सीएम राज्य सचेतक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और चलिए हमारे साथ संवाददाता कपिल श्रीमाली जुड़ चुके हैं उदयपुर से, फोन लाइन पर उनका रुख कर लेते हैं। कपिल, सचेतक सम्मेलन का आयोजन आज होने जा रहा है, क्या कुछ इसकी हाइलाइट्स होंगी और सीएम राज्य कब पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम?
देखिए पूजा, 18वां मुख्य सचेतक सम्मेलन ये उदयपुर को इसकी मेजबानी मिली और अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कुछ देर बाद यहां पहुंचेगी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मैं आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पर अब तैयारियां पूरी हो चुकी है, मंच तैयार है और सिर्फ अतिथियों का यहाँ पर इंतजार है। इसके अलावा यहाँ पर डेलीगेशन मेंबर्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं। डेलीगेशन जो देश भर के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लेंगे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अनंत कुमार के अलावा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, मंत्री विजय गोयल सहित और भी कई ऐसे लोग जो कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए, वो सभी उदयपुर पहुंच चुके हैं। और मुख्य रूप से 3 प्रमुख विषयों पर 2 दिन तक यहाँ पर मंथन किया जाएगा, जिसमें 5 सेशन आयोजित होंगे, जिसमें एक इनॉग्रल सेशन, एक समापन सेशन होगा जिसमें कैलाश मेघवाल शामिल होंगे और 3 तकनीकी सत्र होंगे जिसके अंदर मुख्य रूप से 3 विषय रखे गए हैं। उसमें सबसे पहले विशाखापट्टनम और गोवा में जो सम्मेलन आयोजित हुए थे उनमें जो सिफारिशें की गई थी उसकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। उसके अलावा विधायिका का कार्य संचालन कैसे कुशल हो उसको लेकर यहाँ पर जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर डिस्कस करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विधान मंडल जो है उन्हें डिजिटल कैसे बनाया जाए और उनका जो कार्य संचालन है वो कैसे कागज रहित बनाया जाए, वो मुख्य रूप से यहाँ पर उसका उसकी जो है चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और जो सचेतक है उनकी विधान मंडलों के संचालन में मुख्य भूमिका रहती है। ऐसे में कैसे उसका कुशल संचालन हो, कैसे एक्ट बनाने में उनकी भूमिका हो, कैसे बेहतर योजनाएं बने, तो इन सभी विषयों पर यहाँ पर जो विशेषज्ञ यहाँ पर आएंगे वो यहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ में राय मशवरा करेंगे। और मंत्री राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ में। मंत्री जी, किस तरह का पूरा सम्मेलन रहने वाला है? राजस्थान को मेजबानी करने का मौका मिला है। देश भर के संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक और सचेतक आज इस सभागृह में मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे हम किस प्रकार लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएं। तर्कों के आधार पर कानून बनाने की ये सभाएं किस प्रकार शोर सभा में नहीं बदलकर अपना काम पूरा करें। लगातार सदन की बैठकों की संख्या जो कम हो रही है, इन सब पर समग्र चिंता करके एक रूपता के साथ, एक निर्णय के साथ, एक संकल्प के साथ हम लोग कुछ यहाँ अपने प्रस्ताव पारित करेंगे जो पूरे देश के अंदर सभी विधानमंडलों पर, राज्यसभा और लोकसभा में लागू रहेंगे। एजेंडे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है विधानमंडलों को डिजिटल बनाना और उनका कार्य जो है वो कागज रहित बनाना। डिजिटल इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट दिया है। विधानसभाओं में कार्रवाई पर बड़ी संख्या के अंदर करोड़ों रुपए की राशि पेपर पर खर्च होती है। पेपरलेस विधानसभा चले, इस और डिजिटल विधानसभा चले, ऑनलाइन पर्सन पूछा जाए, ऑनलाइन उत्तर आए, इसके बारे में भी हमारे एक एजेंडा के अंदर आज शामिल किया हुआ है। मैं समझता हूं कि आज की आवश्यकता है इन सब पर समग्र रूप से चर्चाएं होगी। विधानमंडलों का संचालन में सचेतकों की मुख्य भूमिका होती है, ऐसे में यहाँ पे किस तरह से उनको ट्रेन किया जाए? निश्चित तौर पर आज सचेतक एक तरह से विधानमंडल और विधानसभाओं को संचालन में एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। सचेतक विधानसभा के नेता और प्रतिपक्ष के नेता की आंख होता है, कान होता है और वही विधानसभा चलाने का काम करता है। मैं समझता हूं कि जब सचेतक जहां सचेत हैं वहां विधानसभाएं अच्छी तरह चलती है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं इस लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा और लोकसभाओं के संचालन में। शुक्रिया। तो ये थे मंत्री राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने साफ किया कि 2 दिन का जो ये सम्मेलन है वो प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में सहयोगी साबित होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया कपिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो उदयपुर में भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और कुछ ही देर में इस सम्मेलन का उद्घाटन होगा। सीएम राज्य भी सम्मेलन में शिरकत करने वाली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश भर के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। सचेतक, उप मुख्य सचेतक इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जहां पर नवाचारों पर मंथन होगा, डिजिटलाइजेशन पर मंथन होगा।
तो सीएम राजे आज बांसवाड़ा दौरे पर है। उदयपुर से दोपहर में सीएम राजे रवाना होंगी। कोठारा गांव के स्कूल भवन का लोकार्पण सीएम राजे की ओर से किया जाएगा। सांसद मानशंकर निनामा भी इस दौरान मौजूद होंगे। खेल मैदान में आमसभा का आयोजन किया जाएगा। तो सीएम राजे आज बांसवाड़ा दौरे पर हैं। आपको बता दें, उदयपुर से दोपहर में बांसवाड़ा के लिए सीएम राजे रवाना हो जाएंगी। कोठारा गांव के स्कूल भवन का सीएम राजे लोकार्पण यहां पर करेंगी। सांसद मानशंकर निनामा भी इस दौरान मौजूद होंगे। खेल मैदान में आमसभा का आयोजन इस दौरान किया जाएगा। और अब बात प्रदेश में सर्दी के सितम की। फतेहपुर शेखावाटी में -1.8 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। फसलों पर बर्फ की चादर जम गई है। माउंट आबू में 0 डिग्री पर पारा पहुंच चुका है जमाव बिंदु पर। वहीं मैदानी इलाकों में बर्फ की चादर जम गई है। चूरू में 1 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। तो प्रदेश भर में सर्दी के तल्ख तेवर लगातार जारी है। आपको बता दें, प्रदेश भर में लोगों की बढ़ी हुई सर्दी से दिनचर्या जो है वो खासी प्रभावित हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लगातार जो है ओस गिर रही है और बर्फ की चादर में वो ओस तब्दील होती हुई शेखावाटी में -1.8 डिग्री टेम्परेचर। इधर डूंगरपुर ने प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। डूंगरपुर ने बढ़ाया प्रदेश का नाम। स्वच्छता मॉडल पर होगी रिसर्च। Really impressed by the performance, by the system that is in place in the city, from the collection, from the transportation, from the recycling and the treatment that is actually happening. And then I was also talking to the people, to the lady of the house, and how they are actually satisfied by the municipal corporation. जब कोई विदेशी संगठन आपकी तारीफ करे तो गर्व महसूस होता ही है, हो भी क्यों ना, बात ही गर्व की है। डूंगरपुर के स्वच्छता मॉडल ने न केवल प्रदेश बल्कि देश का मान बढ़ाया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने डूंगरपुर नगर परिषद का चयन अपने रिसर्च के लिए किया है। In Dunggarpur, because I'm doing a research project assigned by the Bill and Melinda Gates Foundation to undertake a research assessment on the integration between solid waste management and fecal sludge management in cities. डूंगरपुर नगर परिषद सभापति के गुप्ता भी इस उपलब्धि से खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में डूंगरपुर नगर परिषद अव्वल आएगा। डूंगरपुर का नाम अब विदेशी तर्ज पर विदेशों के अंतर्गत भी नाम लिया जा रहा है और विदेशी टीमों द्वारा डूंगरपुर का सर्वे कराया जा रहा है। इसके तहत हमें अनेकों प्रकार के लाभ होने की संभावना है। वाकई में डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से स्वच्छता को लेकर शहर में करवाए गए काम काबिले तारीफ है और उम्मीद की जा रही है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के डूंगरपुर नगर परिषद से जुड़ने पर शहर के विकास को और पंख लगेंगे। जयेश पवार, ETV न्यूज, डूंगरपुर। प्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म्स की लीडिंग फर्म श्याम यूनिफॉर्म की ओर से क्यूमैक्स वर्ल्ड की फैब्रिक और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ सांसद